गुड मॉर्निंग। आज जो लेक्चर हम देखने वाले हैं फाइटर बैच में 2.0 में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण तंत्र का, उसमें हम देख रहे हैं आज द्विपरिसंचरण तंत्र। तंत्र या डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का मतलब है दो बार रक्त का परिसंचरण होना। कहां पर दो बार रक्त का आना? दो बार रक्त का आना हृदय में। हृदय में कितनी बार रक्त आएगा? दो बार। तो दो बार रक्त का हृदय में आना, दो बार रक्त का कहां आ जाना? हृदय में। क्या कहलाता है? द्विसंचरण तंत्र या डबल सर्कुलेशन। इस डबल सर्कुलेशन की बात करें तो यह मुख्यतः लक्षण होता है पक्षियों का और स्तनधारी का। मुख्य लक्षण इसका है पक्षी व स्तनधारी। और ये द्विपरिसंचरण जो है ये पुनः दो प्रकार का है। दो प्रकार के हम प्रकार देख लेते हैं यहां से। द्विपरिसंचरण कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। एक को हमने नाम दिया है फुफ्फुसीय संचरण और दूसरे को हमने नाम दिया है क्रमबद्ध परिसंचरण। एक है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन, और दूसरा जो हमारा है वो है सिस्टमिक सर्कुलेशन। दो प्रकार के परिसंचरण है हमारे पास। एक है फुफ्फुसीय परिसंचरण मतलब पल्मोनरी सर्कुलेशन, और दूसरा है क्रमबद्ध परिसंचरण या सिस्टमिक सर्कुलेशन। इन दोनों को चित्र के माध्यम से समझेंगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी। एक चित्र हम जो सिंपल बनाते हैं हृदय का, ये हमारा हृदय लाल रंग का, ये हमारा क्या है? हृदय। ये हमने बनाया इधर फेफड़ा, और जो नीचे है ये क्या है? शरीर या ऊतक। एक तरफ जो हम ले रहे हैं यहां से शुद्ध रक्त ला रही है, यहां से अशुद्ध रक्त लेकर जा रही है। दूसरा हम ले रहे हैं यहां से अशुद्ध रक्त लेकर जा रही है, और यहां से शुद्ध रक्त लेकर आ रही है। ये है हमारा पहला वाला, हम जिसको नाम दे रहे हैं फुफ्फुसीय।
परिसंचरण, और ये है क्रमबद्ध परिसंचरण। क्या है? एक ही बात बताई जा रही है। ये है हमारा राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इधर के क्षेत्र में शुद्ध रक्त और इधर के क्षेत्र में अशुद्ध रक्त। जो यहां अशुद्ध रक्त को हमारी दाहिना आलिंद ग्रहण करता है, वो अशुद्ध रक्त जाता है हमारी किसमें? दाहिने निलय में। और दाहिने निलय से अशुद्ध रक्त लेकर जाने वाली है फुफ्फुसीय धमनी। ये फुफ्फुसीय धमनी जो है, ये कैसा रक्त लेकर जा रही है? अशुद्ध। और वो किसके पास जा रही है? फेफड़े के पास। और फेफड़ा में CO2 को डाला जाता है और O2 को निकाला जाता है, और शुद्ध रक्त लेकर आ रही है, वो आ रही है फुफ्फुसीय सिरा। फुफ्फुसीय धमनी अशुद्ध रक्त लेकर जा रही है, फुफ्फुसीय सिरा शुद्ध रक्त लेकर कहाँ आ रही है? इस बाएं आलिंद में। और ये जो परिसंचरण पथ है, इसे कहा गया है फुफ्फुसीय परिसंचरण पथ। और इस पथ में क्या हो रहा है? तो रक्त आ रहा है हृदय में, लेकिन अशुद्ध रक्त को क्या किया जा रहा है? शुद्ध। तो शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में परिवर्तित करने का काम किसमें चल रहा है? फुफ्फुसीय परिसंचरण में। तो इस फुफ्फुसीय परिसंचरण में क्या हो रहा है? रक्त को शुद्ध किया जा रहा है। रक्त को क्या किया जा रहा है? शुद्ध किया जा रहा है। कहां पर? फुफ्फुसीय परिसंचरण में। अब हम समझते हैं अगला वाला। ये शुद्ध रक्त बाएं आलिंद से जाएगा बाएं निलय में, और बाएं निलय से ये शुद्ध रक्त लेकर जाएगी हमारी कौन सी वाहिनी? महाधमनी। महाधमनी बटती है धमनी में, धमनी बटती है आर्टीरियोल्स में, और आर्टेरियोल बढ़ती है केशिका में, कैपिलरीज में। और ये केशिकाएं कहाँ पहुंच जाती है? शरीर के पास। क्या लेकर जा रही है? शुद्ध रक्त लेकर जा रही है, O2 युक्त रक्त लेकर जा रही है। और शरीर से अशुद्ध रक्त CO2 युक्त रक्त को लेकर कलेक्ट करती है। वही कौन कलेक्ट करेगी? केशिका। केशिका खुलती है और वेन्यूल्स खुलती है सिरा में, सिरा खुलती है महासिरा, वेना कावा में। ये सारी रक्त वाहिनियां रक्त को पूरे शरीर से क्या करती है? कलेक्ट, इकट्ठा करती है। शुद्ध के अशुद्ध, अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करके ये सब की सब रक्त किसमें डालेगी? दाहिने आलिंद में। तो यहां से यहां वाला जो तंत्र है, इसे कहा गया है क्रमबद्ध परिसंचरण। और इसमें कौन कौन भाग ले रहा है? इसमें भाग ले रहा है बायां निलय, महाधमनी, शरीर, महाशिरा और दाहिना आलिंद। इस तरह से ये सभी लोग इसमें क्या ले रहे हैं? भाग। इसमें क्या किया जा रहा है? तो इसमें शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त व भोजन कहाँ पहुंचाया जा रहा है? ऊतक के पास या शरीर के पास। तो इस क्रमबद्ध परिसंचरण में क्या पहुंचाया जाएगा शरीर को? शुद्ध रक्त, ताकि शरीर श्वसन करे और क्या मिले हमें? ऊर्जा। तो शुद्ध रक्त और भोजन कहाँ दिया जाएगा? शरीर और ऊतकों तक पहुंचाया जाएगा। और इनसे निकाले गए अपशिष्ट पदार्थ CO2 युक्त जो रक्त है, उसे लेकर वापस यहां से शरीर से कहाँ ले जाया जाएगा? दूर, ताकि उसका क्या हो सके? शुद्धिकरण। यह काम किसका था? क्रमबद्ध परिसंचरण का।
तो क्रमबद्ध परिसंचरण क्या करता है? O2 व भोजन कहाँ पहुंचाता है? ऊतक तक। CO2 व अपशिष्ट पदार्थ दूर ले जाता है। CO2 और अपशिष्ट पदार्थ को दूर ले जाएगा, O2 और भोजन को कहाँ लाएगा? ऊतक तक। ये काम कौन करेगा? क्रमबद्ध परिसंचरण। तो ये था हमारा द्विपरिसंचरण तंत्र। ये किसका मुख्य लक्षण है? तो ये है पक्षी व स्तनधारी का, क्योंकि हमी के अंदर पूर्ण चार कक्षीय हृदय और एक मगरमच्छ है जिसमें पूर्ण चार कक्षीय हृदय है। ठीक है, तो ये हमने जो अभी पढ़ा है, ये हमने क्या पढ़ा है? द्विसंचरण तंत्र। अब इसके बाद हम चलते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रक्त वाहिनी। ब्लड वेसल्स। रक्त वाहिनी या इन्हीं को क्या नाम दिया है? ब्लड वेसल्स। रक्त वाहिनी की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये पाइप है। मैंने बताया था अगर पानी टंकी में चढ़ाना हो तो हमें तीन चीजें चाहिए: जल, पानी और पाइप और मोटर। मोटर मतलब हृदय हमने पढ़ लिया है, पानी मतलब रक्त हमने पढ़ लिया है, और तीसरा अब आखिरी पढ़ने वाले हैं वो है रक्त वाहिनी पाइप। ब्लड वेसल्स में हमारे पास तीन मुख्य रक्त वाहिनियां हैं। पहली है धमनी, दूसरी है सिरा, तीसरी है केशिका। तीन मुख्य रक्त वाहिनियां हैं हमारे पास: धमनी, सिरा, केशिका। धमनी जो है वो शुद्ध रक्त का परिवहन करती है, सिरा अशुद्ध रक्त, और ये दोनों शुद्ध और अशुद्ध दोनों रक्त का परिवहन करेगी कौन? केशिका। तो ये तीन मुख्य रक्त वाहिनियां हमारे पास है। इन रक्त वाहिनियों की अब हम संरचना देखें। इनकी जो संरचना है, इनकी जो पाइप है, ये पाइप तीन परतों से मिलकर बनी है। जैसे हम दीवार की बात करें तो दीवार में परतें होती है, प्लास्टर होता है, ईंट होता है, वैसे ही इसकी दीवार में तीन परतें हैं। उन तीन परतों के नाम देख रहे हैं हम यहाँ पर। पहली परत जो है रक्त वाहिनी, तीन परत पहली परत ले रहे हैं अंतः कंचुक ट्यूनिका इंटीमा। अंतः कंचुक या ट्यूनिका इंटीमा, अंतः कंचुक, ये लिया यहां से। आंतरिक परत और ये बनी होती है सल की तला ऊतक से। तो हम चित्र देख लें रक्त वाहिनियों का। ये हम रक्त वाहिनियों का चित्र देख रहे हैं। सबसे बाह्य परत ये है रक्त वाहिनी हमारी।
ये रक्त वाहिनी की बाह्य परत, ट्यूनिका एक्सटर्ना बाह्य कंचुक। ऐसे ही यहाँ ये ले रहे हैं हम सिरा, वेन, तो इधर लेंगे हम धमनी, या आर्टरी। तो बना लेते हैं, ये भी गोलाकार, ठीक है, हमने गोलाकार संरचना बना ली। पाइप का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ले रहे हैं, इस रक्त वाहिनी का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लिया जा रहा है यहाँ चित्र में, चित्र में लिया जा रहा है, वो क्या लिया जा रहा है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो ये पहली परत है जिसे हमने बोला है बाह्य कंचुक, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है। अब चले अंदर की परत, सबसे अंदर की जो परत है यहाँ पर सिरा है, मोटी परत ज्यादा नहीं रहेगी, अंदर वाली सल की उपकलाओं तक की बनी हुई, इसे कहा है हमने अंतः कंचुक, मध्य परत, और फिर हम सॉरी आंतरिक परत, फिर हम ले रहे हैं बीच वाली परत, ये वाली जो परत है जिसको हम नाम दे रहे हैं मध्य कंचुक, ये है मध्य कंचुक, मध्य परत। समझो यहाँ पर कुल परतें हैं हमारे पास रक्त वाहिनी में तीन, बाह्य परत जो है बाह्य कंचुक, मध्य परत है मध्य कंचुक, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, और सबसे अंदर की परत है अंतः कंचुक, ट्यूनिका इंटीमा, अंतः कंचुक। ये कुल परतें हमारे पास कितनी है, तीन परतें हैं यहाँ जो स्पष्ट हमको दिखाई दे रही है। अब इनमें यहाँ जो बीच में दिखाई दे रही है ये है अवकाशिका, ये खाली जगह को हमने ल्यूमेन या क्या कहा है, अवकाशिका। तो इन तीनों पाइप में अगर ध्यान से देखें तो बाहर की परत को हमने क्या नाम दिया है, बाह्य कंचुक, मध्य परत को मध्य कंचुक, और आंतरिक परत को अंतः कंचुक कहा है। चलो यहां से समझे, अंतः कंचुक जो है ये परत बनी होती है किसकी, सल की उपकला ऊतक की। ये जो अंतः कंचुक परत है ये किसकी बनी हुई है, सल की उपकला ऊतक की। इसका मतलब यहां से पदार्थों का क्या हो सकता है, आदान प्रदान, लेकिन इस पाइप से पदार्थ का आदान प्रदान अभी संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें और भी दो परतें हैं जो पदार्थ के आदान प्रदान को क्या करेंगी, रोकेंगी। लेकिन आगे ये पाइप और पतली होती जाएगी और केवल इसमें एक ही परत रह जाएगी, वो कौन सा होगा, अंतः कंचुक। तब पदार्थों का क्या है, परिवहन संभव है, और वो तब रह जाती है, वो रह जाती है केवल केशिका, इसको हम नाम देते हैं केशिका। ये है हमारी केशिका। इस तरह से ये जो है हमारी, ये क्या है, केशिका। और इस केशिका की अगर हम बात करें
इसमें केवल एक ही परत है जो बनी है सल की उपकला ऊतक की। इसकी बनी हुई है सल की उपकला ऊतक। सबसे पतली पाइप केसिका है। ये जो है कैपिलरीज है। क्या है ये? कैपिलरी। और ये सबसे पतली पाइप है। और इस पतली पाइप की त्वचा केवल किससे बनी है? अंतःकंचुक मतलब सल की उपकला ऊतक। और इससे पदार्थों का क्या हो सकता है? आदान प्रदान। पदार्थों का आदान प्रदान किसके द्वारा होगा? सल की उपकला ऊतक। तो ये आंतरिक परत है। फिर मध्य की परत देखो, इसके बाद ये मध्य कंचुक जो मध्य परत है ये बनी होती है। अब हम यहां देखेंगे अगला हमारा दूसरा मध्य कंचुक ट्यूनिका मीडिया। ये जो परत बनी होती है मध्य परत बनी होती है चिकनी पेशी प्लस लचीले रेशे। किससे बनी है? चिकनी पेशी और लचीले पेशी रेशे से कौन बनी है? मध्य परत ट्यूनिका मीडिया। चलो इस डायग्राम में चले, फिर से हम इस डायग्राम में चले तो ये जो ट्यूनिका मीडिया है, ये ट्यूनिका मीडिया धमनी में मोटी है और सिरा में कैसी है? पतली। क्योंकि आर्टरी जो धमनी है इसको शुद्ध रक्त पूरे शरीर में पहुंचाना है, तो पाइप क्या होगी? मोटी, ताकि दाब क्या किया जा सके? बढ़ाया जा सके। इसका दाब ज्यादा होगा, दाब ज्यादा होगा तभी पूरे शरीर में रक्त को पहुंचाया जा सकता है। और दाब में पतली पाइप फट जाती, इसलिए पाइप कैसी लगाई गई है? मोटी। इस ट्यूनिका मीडिया परत को क्या किया गया है? मोटा किया गया है। यहाँ किसमें? धमनी में। किस परत को मोटा किया गया है? ट्यूनिका मीडिया परत को क्या किया गया है? मोटा। समझ आई बात यहाँ तक? अब इधर देखें तो इसमें पतली है, इधर मोटी है। इसका काम है जैसे रक्त जाएगा थोड़ी सी ये फैलेगी, वापस सिकुड़ जाएगी। इसमें कौन सी पेशी रखी गई है? चिकनी पेशी और लचीले, ताकि लचीली है ये पाइप। कैसी है? लचीली, ठोस नहीं है। तीसरी परत वो है बाह्य कंचुक ट्यूनिका एक्सटर्ना। बाह्य कंचुक या इसे क्या नाम दिया है? ट्यूनिका एक्सटर्ना। तीसरी परत। तो इसमें समझ लें बाह्य परत बनी होती है ये संयोजी ऊतक, रेशीय संयोजी ऊतक। प्लस कोलाजन रेशे। बाह्य परत है। कौन सी परत है? बाह्य परत। और बाह्य परत मजबूत होना चाहिए, उस पाइप को मजबूती देने वाली होना चाहिए। इसीलिए ये बाह्य परत बनी होती है रेशीय संयोजी ऊतक। फाइब्रस फाइबर जो होते हैं वो मजबूती देते, रस्सी जैसे होते हैं, बांध के रखते हैं। रेशीय संयोजी ऊतक और कोलेजन रेसे से मिलकर क्या बनी हुई है? बाह्य परत, बाह्य कंचुक ट्यूनिका एक्सटर्ना। और ये इस पाइप को क्या देगी? मजबूती। तो हमारे पास ये सबसे बाह्य परत है जिसको हमने क्या नाम दिया है? ट्यूनिका एक्सटर्ना या बाह्य कंचुक। ये पाइप को मजबूती प्रदान करती है। ये कुल 3 पाइपें हमने यहां से समझी है। अब हम सिरा और धमनी में क्या देखने वाले हैं? अंतर। क्या है अंतर?
सिरा और धमनी में क्या है अंतर, वो समझने वाले। एक तरफ बना रहा हूं मैं सिरा, एक तरफ सिरा है, दूसरी तरफ धमनी। इधर लिया मैंने सिरा वेन, इधर है धमनी आर्टरी। दो पाइपें ली हमने, एक तरफ ली है सिरा, दूसरी तरफ ली है हमने धमनी या आर्टरी। सिरा या वेन और एक तरफ धमनी या आर्टरी। सिरा या वेन की बात करें तो ये अशुद्ध रक्त जलांतर, परिवहन किसको छोड़कर, फुफ्फुसीय सिरा, किसको छोड़कर, फुफ्फुसीय सिरा को। अशुद्ध रक्त का परिवहन कौन करता है, सिरा। सिरा में हमेशा CO2 वाला रक्त, अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। किसको छोड़कर, फुफ्फुसीय सिरा को छोड़कर। कौन सी सिरा को छोड़ा है, फुफ्फुसीय सिरा, क्योंकि इसमें शुद्ध रक्त है। इसमें कैसा रक्त है, शुद्ध की अपवाद है। ऐसा ही अपवाद इधर भी मिलेगा आपको। धमनी की बात करें तो यहां पर शुद्ध रक्त का क्या होगा, परिवहन। शुद्ध रक्त का परिवहन छोड़कर फुफ्फुसीय धमनी, किसको छोड़कर, फुफ्फुसीय धमनी। तो धमनी शुद्ध रक्त का परिवहन करती है, सिरा अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है, दोनों में अपवाद है। फुफ्फुसीय सिरा में शुद्ध रक्त, फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त, ये अपवाद है दोनों। दूसरी बात करें तो सिरा में रक्त का दाब कम होता है, धमनी में रक्त का दाब अधिक होता है। सिरा में रक्त का दाब कम, धमनी में रक्त का दाब अधिक। तो धमनी में रक्त का दाब क्या होगा, अधिक होगा। क्यों दाब अधिक होगा, क्योंकि इसे पूरे शरीर में शुद्ध रक्त को क्या करना है, पहुंचाना है। और इस सिरा को शरीर से अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करके इसमें डालना है, हृदय में डालना है। तो इसलिए इधर दाब कम, इधर दाब ज्यादा। तीसरी बात करें तो इसमें कपाट उपस्थित, इसमें कपाट अनुपस्थित, इसमें कपाट क्या होंगे, उपस्थित। कपाट मतलब वाल्व, क्योंकि इसमें दाब कम है तो इसमें क्या लगाने पड़ेंगे, वाल्व, ताकि ब्लड का रिवर्स फ्लो ना हो। इसमें कपाट क्या होंगे, अनुपस्थित, क्योंकि इसमें दाब ही इतना ज्यादा होगा कि ब्लड रिवर्स आना संभव नहीं है। अगला पॉइंट हम बात करें तो जो सिरा है, इस सिरा में यहां पर शरीर में लगी होती है, ये शरीर में या पेशी में गहरी लगी होती है। इसमें अगर हम बात करें तो इसका रंग जो होता है, सिरा है, रंग नीला या हरा।
इसका जो रंग आता है वो रंग आता है लाल। इसकी अवकाशिका चौड़ी। इसकी अवकाशिका सकरी। तो समझ लेते हैं इसको। यहां पर जो है शरीर में ये कहाँ लगी रहेगी, ऊपर ऊपर सतह पर लगी रहेगी, इसलिए जो भी हमारे शरीर में हाथ पैर में जो भी रक्त वाहिनी दिख रही है वो सब क्या है, सिरा। और इसीलिए उनका रंग या तो नीला होगा या हरा होगा, अधिकतर हमको हरी दिखाई देती है। धमनी की बात करें तो ये शरीर में गहरी होगी और इनका रंग कैसा आएगा, लाल। इनका रंग हरा या नीला, इनका रंग कैसा आएगा, लाल। और इसकी अवकाशिका चौड़ी होती है, जैसा अभी मैंने बताया। इसकी अवकाशिका चौड़ी होगी और इसकी अवकाशिका क्या होगी, सकरी, क्योंकि यहाँ पर मध्य परत मोटी, यहाँ मध्य परत पतली है। तो अवकाशिका यहाँ पर क्या हो जाएगी, अवकाशिका सकरी धमनी में, और सिरा में अवकाशिका क्या रहेगी, चौड़ी। तो ये हमने दोनों में क्या देख लिए हैं, अंतर। अब इसको हम समझने वाले हैं एनसीईआरटी से। मैं एक बार वहां से टेली करके बता दूं आपको, एनसीईआरटी से द्विसंचरण डबल सर्कुलेशन। द्विसंचरण की अगर बात करें हम, रक्त अनिवार्य रूप से एक निर्धारित मार्ग रक्त वाहिनियों, धमनी और सिराओं में बहता है। तीन परतें होती है इनमें, वही तीन परतों की बात चली है। अंदर की परत सल्की उपकला की बनी होगी, अंतस्तर कंचुक, चिकनी पेशी तथा लचीले रेशे से बनी होगी, जिसे हमने मध्य परत कहा है, मध्य कंचुक। कोलेजन रेशे और रेशेदार संयोजी ऊतक से बनी बाह्य कंचुक। तीन परत है यहाँ पर। अंतः कंचुक पहली परत, मध्य कंचुक दूसरी परत, और बाह्य कंचुक तीसरी परत, जो कहाँ बताया गया है, चित्र में। अभी चित्र देख रहे हैं इसका, तो इसमें आगे बढ़े। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, दाहिने निलय द्वारा पंप किया गया रक्त फुफ्फुसीय धमनियों में जाता है, जबकि बाएं निलय से रक्त महाधमनी में जाता है। ऑक्सीजन रहित रक्त फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त होकर फुफ्फुसी शिराओं से होता हुआ आलिंद में आता है। यह संचरण पथ फुफ्फुसीय संचरण कहलाता है। दो पथ बताए थे मैंने, एक है फुफ्फुसीय परिसंचरण और दूसरा है क्रमबद्ध परिसंचरण। तो ये वही बात की है, दाहिने निलय से रक्त लेकर फुफ्फुसीय धमनी जाएगी फेफड़े में, फेफड़े में रक्त का शुद्धिकरण, और फेफड़े से फुफ्फुसीय शिरा रक्त शुद्ध लेकर कहाँ आएगी, बाएं आलिंद में, फुफ्फुसीय परिसंचरण। ऑक्सीजनित रक्त महाधमनी से होता हुआ धमनी धमनिकाओं केशिकाओं, वही आर्टरी आर्टेरियोल्स और केशिकाओं कैपिलरीज से होता हुआ ऊतकों तक जाता है, शरीर में जाता है, ऊतक तक जाता है। वहां से ऑक्सीजन रहित रक्त सिरा, सिराओं और महासिरा, वही वेन्स, वेन्यूल्स एंड यहाँ पर वेना कावा से होता हुआ दाहिने आलिंद में आता है। यह एक क्रमबद्ध परिसंचरण है। दो तरह के बताए थे, फुफ्फुसीय और क्रमबद्ध। वही सारी बातें हैं जो मैंने आपको बताई है चित्र के माध्यम से। यह क्रमबद्ध परिसंचरण पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन तथा अन्य जरूरी पदार्थ को ऊतक तक पहुंचाता है। वही मैंने कार्य लिखा था, पोषक पदार्थ, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और अन्य जरूरी पदार्थ। वहां से कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 तथा अन्य हानिकारक पदार्थ को वहां से कहां लाता है, ऊतक से बाहर दूर ले जाने का काम किया जाता है। वही सारी बातें हैं जो मैं बता चुका हूं।
आगे इसमें बात करें, एक अनूठी संवहनी संबद्धता आहार नाल तथा यकृत के बीच उपस्थित होती है, जिसे यकृत निवाहिका परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। यह है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, जिसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम को, कि क्या है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ये एक अलग पोर्टल सिस्टम है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहा जाता है यकृत निवाहिका सिरा रक्त को इसके पहले की वह क्रमबद्ध परिसंचरण में आंत्र से यकृत तक पहुंचती है। हमारे शरीर में एक विशेष हद परिसंचरण तत्व कोरोनरी सिस्टम पाया जाता है, जो रक्त सिर्फ हद को पेशी न्यास तक ले जाता है तथा वापस लाता है। दो तरह के सिस्टम है हमारे पास में, एक है हमने कहा है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और दूसरा है कोरोनरी सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में रक्त जो है जाना चाहिए क्रमबद्ध परिसंचरण में आंत से, लेकिन वो आंत सीधा रक्त को कहां छोड़ देती है, लीवर या यकृत में। और एक है कोरोनरी सिस्टम, हार्ट जो कि महत्वपूर्ण है, जिसको हमेशा शुद्ध रक्त चाहिए। ऐसी सिचुएशन में हार्ट को शुद्ध रक्त देती है कोरोनरी आर्टरी, और वहां से अशुद्ध रक्त लाती है कोरोनरी वेन। कोरोनरी धमनी शुद्ध रक्त और कोरोनरी सिरा अशुद्ध रक्त लाती है, वो बनाता है कोरोनरी सिस्टम। इन दोनों को और मैं बताऊंगा आपको अगले लेक्चर में। ये देखो यहाँ पर चित्र जो हमारे सामने है, मानव रक्त परिसंचरण का आरेखीय चित्र, ये वाला, यही डबल सर्कुलेशन है। देखो ये फुफ्फुसीय सर्कुलेशन और ये क्रमबद्ध परिसंचरण। ये यहाँ से फुफ्फुसीय धमनी फेफड़े में जाएगी, फेफड़े से शुद्ध रक्त फुफ्फुसीय सिरा लाएगी, वहां से पृष्ठ महाधमनी ले जाएगी शरीर के अंग में, और शरीर से महाशिरा लेकर जाएगी कहां पर, हृदय में। तो ये क्रमबद्ध, ये फुफ्फुसीय परिसंचरण और ये क्रमबद्ध परिसंचरण, और ये तीन रक्त वाहिनियां देखो यहाँ पर, ये है सिरा वेन्स, ये धमनी आर्टरी, और ये है केसिका कैपिलरीज। ये बाह्य परत, ये मध्य परत और सबसे पतली आंतरिक परत चिकनी पेशी से बनी। ये अवकाशिका देखो चौड़ी है, यहाँ सक्रिय अवकाशिका। ये मध्य परत यहाँ मोटी है, ये मध्य परत यहाँ सक्रिय। और ये बाह्य परत जो है, ये बाह्य परत, ये मध्य परत और एक आंतरिक परत। बस यही सारी बातें इस चित्र में दी है। तो आपको एनसीईआरटी का चित्र भी अच्छे से याद रखना है कि एनसीईआरटी के चित्र में कौन कौन सी चीजें कहाँ दर्शाई गई है। महाधमनी, फुफ्फुसीय सिरा, फुफ्फुसीय धमनी, फेफड़ा, महाशिरा, शरीर अंग, अवकाशिका, चिकनी पेशी है, चिकनी पेशी से क्या बनी हुई है, मध्य परत, अवकाशिका, सिरा, धमनी, केशिका। ये सारे डायग्राम्स की सारी लेबलिंग भी आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। सारी बात समझ में। ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है, द्विसंचरण। अब इसके बाद हम देखेंगे हद नियमन। हद नियमन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या डिस्कस करने वाले हैं, हद नियमन, जो अगला हमारा टॉपिक है यहाँ। तो हद क्रिया का नियमन अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सभी को।